बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज परो अस क्लास 8th खतर चैप्टर लाइट। तो गोडथ करो अस लाइट मुतलिक कथ कि लाइट कथ वनान छ अस, तो पत करो अस यमकिन बाकिन चीजन मुतलिक कथ। तो गोडथ वन बह कि प्रथ कह चीज युस वुकनस अस वुचित हेकान छ, यह छ सिर्फ अस हेकान लाइट सत वुचित। क्याज अकिस इंसानस छ अंगड़िस मज यवन बोजन कहीं। तो कह ते चीज वुचन खतर गसे जरूरी लाइट आसनी। गोडथ वन बह कि लाइट कित पट करो अस डिफाइन। अस पता कि युस एनर्जी आसान छ अत छ मुख्तलिफ कस्म आसान। मिसाल के तौर पर हीट एनर्जी छ, इथे पे छ इलेक्ट्रिकल एनर्जी छ, तो न्यूक्लियर एनर्जी छ, यानी मुख्तलिफ एनर्जी छ। तो अवय मज छ अख टाइप अख एनर्जी हुन तथ वन छ लाइट एनर्जी। यानी अस हेको वनिथ कि लाइट हसा छ एनर्जी हुन अख फॉर्म, अख सूरत यथ मज से अस कह चीज वुचित हेकान छ। या अस वनो इत पट ते लाइट हसा छ एनर्जी हुन फॉर्म युस सानिन सेंस ऑर्गन लाइक यम सानि अछ आसान छ उमन छ एक्टिवेट करान। तो इवन सोन अख ब्याक सेंस ऑर्गन स्किन युस छ तथ पे छ युस आसान छ लाइट हुन डायरेक्ट असर। तो अस यमो डायरेक्ट लाइट पे मुतलिक करो अस कथ, चूंकि टाइम छ कम आसान यथ मज। तो इसलिए वनो अस कि बह कित पट जाए लाइट इज a form of energy which makes things visible। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्टिवेट्स आवर सेंसेशन ऑफ साइट। हाँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्टिवेट्स आवर सेंस ऑफ साइट, यानी जो हमें किसी चीज को देखने के काबिल बनाती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लाइट जहाँ से आती है तो वो सोर्सेज डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हम सन की बात करें, कैंडल की बात करें, इनकैंडेसेंट जो बल्ब्स होते हैं हमारे घरों में तो उनकी बात करें तो वहाँ से लाइट इमिट होती है, यानी वो लाइट के सोर्सेज होते हैं। तो हम उनको ल्यूमिनस सोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस सोर्सेज। क्या होते हैं ल्यूमिनस सोर्सेज? यानी जहाँ से लाइट इमिट होती है, जो लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो फिर नेचुरल हों या मैन मेड हों, लेकिन उनको हम ल्यूमिनस सोर्सेज कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है उनको हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। देखो, नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होती है? यानी वो सोर्सेज जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। जिस तरह से सपोज मेरे हाथ में पेन है, इसकी अपनी लाइट इमिट नहीं करता है। मेरे यहाँ पे नोटबुक है, इसकी अपनी लाइट नहीं है, लेकिन मैं इसको फिर भी देख पाता हूँ। इसी तरह से कोई वॉल है, या इसी तरह से जिस तरह से चौक होता है, हमारे क्लासरूम्स की जो वॉल्स होती हैं, तो डिफरेंट चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी लाइट या जो सोर्स नहीं होते हैं लाइट का, जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं, तो उस किस्म के सोर्सेज को हम नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज कहते हैं। लाइक मैं कहूँगा वॉल, पेन, है ना। इसी तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो ल्यूमिनस सोर्स होते हैं। सबसे बड़ा सोर्स जो दैट इज सन, और इसी तरह से
जो कैंडल होता है हमारा बर्निंग कैंडल, इसी तरह से बल्ब या डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं उनको हम ल्यूमिनस सोर्सेज कहते हैं। तो बेसिकली जो नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज होते हैं, एक्चुअली लाइट ल्यूमिनस सोर्सेज से इमिट होकर इन नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज पर किसी चीज़ पर पड़ती है, उसके बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से हम कोई चीज़ देख पाते हैं। सपोज़ सनलाइट हमारे घरों में दाखिल होती है, हमारे क्लासरूम्स में दाखिल होती है, उसके बाद हमारी बुक्स पर पड़ती है और बुक्स से ये रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में चली जाती है, जिसकी वजह से हम कोई चीज़ देख पाते हैं, यानी लाइट की ही वजह से हम कोई चीज़ देख पाते हैं। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट दूसरे टॉपिक पे जो लाइट के मुतालिक ही है, तो दैट इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो हमारा मेन टॉपिक है आज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में बात करते हैं हम कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम इस पे बात करेंगे। अब सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कोई भी चीज़ जिस पर लाइट पड़ती हो। सपोज मैंने यहाँ पर एक मिरर लिया मैंने यहाँ पे, तो मिरर से समझना आसान हो जाएगा। तो कोई सोर्स है यहाँ पे, लाइक सन है यहाँ पे, तो इस पर से लाइट आ जाती है, तो ये लाइट यहाँ पे इसके साथ टकराती है, इस ऑब्जेक्ट के साथ, लाइक मिरर है ये, ठीक है, प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होता है। और उसके बाद फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से। रिफ्लेक्ट क्या होता है, यानी जब किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है वो वहाँ से किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, तो हम उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी द फिनोमेना ऑफ कमिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रेज बन गई यहाँ पे। एक वो रे जो किसी सोर्स से आ गई और उसके बाद किसी चीज़ के साथ टकरा गई और उसके बाद ये किसी दूसरे डायरेक्शन से चली गई। तो अब यहाँ पर हमारे सामने दो रेज आ गई। तो वो रे जो किसी सोर्स से आती है और किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराती है, हम इस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। और वो रे जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराकर किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, तो हम उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो दो रेज हमारे सामने आ गई अब। और उसके बाद यहाँ पर हम इस मिरर पर या इस ऑब्जेक्ट पर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला और इसके बाद फिर तो यहाँ पर हमारी ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से अलग हो गए अब यहाँ पे। तो हम कहेंगे अब ये जो है इसको हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल। तो अब हमारे यहाँ पे इंसिडेंट रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर डाला इस पे, तो ये पॉइंट जो है जहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, हम इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो नॉर्मल जो इस इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है यहाँ पर, इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, तो अब हमने इसको यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा। और इसके बाद फिर जो दूसरा एंगल, तो दूसरा एंगल जो है यहाँ पे जो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बना, तो हम इसको रिफ्लेक्टेड एंगल, या हम यहाँ पे इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया, तो हम इसको
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो अब हम कह सकते हैं थोड़ा सा, चूँकि हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर हो गए अब, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो है यहाँ पे हमने इसको किसी पीस ऑफ पेपर पे रखा है, या जो हमारा प्लेन जो है, हमारा मिरर जो है, ये एक ही प्लेन में है यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, आराम से इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो पहला जो लॉ इसके सामने यहाँ पे आ जाता है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। दे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। ये ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे जहाँ पर ख़त्म हो जाती है और रिफ्लेक्टेड रे किसी दूसरे साइड, किसी दूसरे पॉइंट से निकल जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे इंसिडेंट रे ख़त्म होती है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे शुरू हो जाती है, और जहाँ पे हम अपना नॉर्मल डालते हैं तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक ही पॉइंट पे, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। तो अब इस तरह से हमारा जो पहला लॉ जो आधा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, दैट इज इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal, they always lie in the same plane। या हम ऐसे भी कह सकते हैं the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। तो इस तरह से अब हमारा जो पहला लॉ हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना मुनासिब नहीं समझूंगा क्योंकि आप अपनी बुक पे भी देख सकते हैं इसको। ये अच्छी तरह से वहाँ पे उन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है पेज नंबर 147 पे। और इसके बाद जो दूसरा लॉ है, क्योंकि वीडियो का साइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं नहीं लिख पाऊँगा यहाँ पे तो दूसरे लॉ पे आ जाऊँगा मैं। दूसरा लॉ भी बहुत सिंपल है, वो ये है कि हमने देखा यहाँ पे ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम हमेशा देखते हैं कि जो एंगल ऑफ जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाता है एंगल, वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। सपोज अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री बनाता है, ठीक है, इसी तरह से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ये भी 30 डिग्री के बराबर ही होगा। इसका मतलब है कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये जो एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, इनका जो एंगल बनता है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्शन होती है वो एग्जैक्ट उसी हिसाब से होती है जिस हिसाब से इंसिडेंट रे अपना एंगल नॉर्मल के साथ बनाती है। तो इस तरह से हम कहेंगे जो इंसिडेंट रे इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से यहाँ पे मैंने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज ये 30 डिग्री के बराबर है और हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये भी 30 डिग्री के बराबर ही होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हमारे जो हमने जिस तरह से हम फिर प्रैक्टिकली भी प्रूव करते हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ रहा, कोई खामी रही उसमें, तो इसका मतलब है कि हमने अच्छी तरह से वो रेज ड्रा अच्छी तरह से नहीं की है। वरना नेचर का ये लॉ जो है ये नेचुरल लॉ है, ये यूनिवर्सल है और इसका हम देखते हैं कि ये हर जगह एप्लीकेबल है। जो इंसिडेंट रे होती है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही एंगल फिर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाता है। तो इस तरह से हमने आज यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात की। इंशाल्लाह कल हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। तो तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।